Hello friends. Today I want to discuss through this presentation the chapter on learning, meaning and concept and factors affecting learning, which is the unit 3 of your paper on educational psychology. So as I have already covered the unit 1 and unit 2 of your paper, educational psychology, that is you have already understood till now what is psychology, what is education, what is educational psychology, and of course the relationship between these two disciplines and how it ultimately merges into this branch of psychology, that is educational psychology. So if you remember, we have already talked about the educational psychology, the branch of educational psychology basically covers the application of the principles of the field of psychology in the educational settings, like how you can apply the principles which are used in psychology. You can use those principles in an learning education learning situation, right? Teaching learning situation. So this is basically what is covered under the branch of educational psychology, right? Then we try to understand the importance of heredity and environment in, because as a teacher or in a classroom situation, in a teaching learning situation, of course we are dealing with humans. हम इंसान से डील कर रहे हैं, हम बच्चों से डील कर रहे हैं, जिनके इमोशंस हैं, जिनके थॉट्स हैं, जिनके बिलीफ्स हैं, जिनके अपने अपने एनवायरनमेंट हैं. दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एनवायरनमेंट. एंड ऑफ कोर्स एज आई हैव ऑलरेडी बीन saying, telling you in your classroom, in your in my lectures, that there are individual differences. हम सब के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं. कोई दो इंडिविजुअल्स, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी एक से नहीं होते हैं. तो एक क्लासरूम सिचुएशन में सबसे पहली जरूरत है कि जो हमारे सामने, एक टीचर के सामने जो बच्चे बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनकी अपनी अपनी एक साइकोलॉजी रन कर रही है. तो उस साइकोलॉजी को जब तक एक टीचर नहीं समझेगा, तो एक बहुत इफेक्टिव तरीके से, एक बहुत फ्रूटफुल तरीके से वो अपने जो भी कंटेंट है, जो कुछ भी वो देना चाह रहा है स्टूडेंट्स को, वो उन तक कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा. सो नाउ द थर्ड यूनिट, which is a very important unit in your paper of educational psychology, it basically covers the learning, अधिगम. तो अभी तक हमने देखा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एजुकेशन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हैं. तो सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि हम लर्न कैसे करते हैं, ठीक है ना, हम सीखते कैसे हैं, हमारी अधिगम प्रक्रिया कैसे चलती है. तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हम साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को कैसे कैसे हमारे हमारे ऊपर लागू करेंगे, या हमारे अंदर कैसे वो चीजें चल रही हैं, हम उनको कैसे समझेंगे, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, या एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप में कैसे इस प्रोसेस को समझेंगे. वो तभी संभव है जब हम इस लर्निंग कॉन्सेप्ट को, जो क्या कारक हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे अधिगम शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया को जो है प्रभावित करते हैं, जब तक हम उनको नहीं समझेंगे, तब तक हम इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं. तो मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है, लर्निंग चैप्टर जो आपका यूनिट 3 है, इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है. तो ये जो पहला प्रेजेंटेशन आपके साथ अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इसमें कवर करेंगे कि लर्निंग क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, परिभाषाएं क्या है. बहुत ही सतही तौर पर एक आम आदमी के टर्म्स में आपके लिए जितना जरूरी है उतना मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है. एंड ऑफ कोर्स इस अधिगम को, लर्निंग को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, राइट. तो आइए हम लोग बढ़ते हैं लर्निंग पर. लर्निंग बेसिकली क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि लर्निंग या अधिगम एक वो प्रक्रिया होती है, अगर हम पहले इसको आम भाषा में समझे तो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया. मैंने हमेशा कहा है कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तब से ही उसकी लर्निंग प्रोसेस, उसकी अधिगम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. माँ क्या सोच रही है, माँ क्या बोल रही है, माँ किस माहौल में है, राइट, उसके अंदर क्या इमोशंस, क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो सारा कुछ जो है माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को प्रभावित करता है. तो हमारी लर्निंग प्रोसेस, हमारी लर्निंग प्रक्रिया, हमारी अधिगम प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है, और हमारी जिंदगी की आखिरी सांस तक, राइट, द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ, तब तक हम जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. तो कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती,
सीखने का कोई अंत नहीं होता। हम हर समय, और आपको जब सेमेस्टर 1 में ये बताया जा रहा था, एजुकेशन समझाया जा रहा था कि शिक्षा क्या है, तब मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से, राइट, देयर आर औपचारिक तरीके भी हैं, अनौपचारिक तरीके भी हैं, एंड ऑफ कोर्स चेतनावश अचेतनावश, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हम सब अपने जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट। लर्निंग केवल वो नहीं है, लर्निंग शब्द आते ही, अधिगम शब्द आते ही हमारे सामने किताबें आ जाती है। एक आम आदमी के जीवन में जब हम एक अधिगम की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, तो उसके सामने एक किताब खुल जाती है, अच्छा लर्न करना। बट लर्निंग वो नहीं है। लर्निंग इज नॉट समथिंग विच इज लिमिटेड टू योर बुक्स, लिमिटेड टू योर क्लासरूम टीचिंग्स। इट इज नॉट दैट बेसिकली, मगर इट इज मच 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 बियॉन्ड दैट। तो लर्निंग हर क्षण चलने वाली प्रक्रिया है, हर समय कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम में से ऐसे कितने लोग होंगे, आप ये सोचिए कि आप तो युवा हैं, आप जवान हैं, अभी बच्चे हैं, और आप सोचिए कि जो बेसिकली जो और भी जो एजेड लोग हैं या जो मिडिल एज के लोग हैं आज की तारीख में, कोरोना की वजह से हम लोग तो ये कह सकते हैं कि कोरोना संकट तो लेकर आया है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव चीजें भी हमारे जीवन में लेकर आया है। कैसे? क्योंकि कोरोना की वजह से जब हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं और घरों से ही हमें ऑनलाइन क्लासेस और ई कंटेंट्स डेवलप करने पड़ रहे हैं, तो कितना कुछ हमने घर बैठे जो है इस टेक्नोलॉजी को हमने सीखा है, समझा है, जाना है। तो क्या किसी ये किताब में पढ़ के जाना? नहीं, केवल एक्सप्लोरेशन से, केवल अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से, कभी तिकड़म लगा के, कभी पूछ कर, कभी उल्टा सीधा करके, हमने अपने लाइफ में इस समय जो हम स्थिति में है, हमारी परिस्थिति है, हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी है। तो ये अधिगम है। तो अधिगम बेसिकली जो है, इट इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर व्हिच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। लर्निंग, अधिगम एक परमानेंट चेंज है जो हमारे बिहेवियर में आता है। मतलब जब भी कोई चीज आप सीख लेते हो, ठीक है, आपने अपने जीवन में बचपन में साइकिल चलाना सीखा, सिलाई कढ़ाई सीखा, कुकिंग सीखी, कुछ भी आपने सीखा, आप कुछ भी इमेजिन कर लो, आपने कुछ भी सीखा होगा, तो वो आपके लाइफ में, आपके कॉन्शियसनेस में, आपके अनकॉन्शियसनेस में, आपके अंदर वो निहित वो हो गया है। दैट इज अ परमानेंट चेंज। वो आपके व्यवहार में वो चीज परिवर्तन लाया होगा। पहले आप उस चीज को नहीं जानते थे, जैसे ही आपने उस चीज को सीखा, तो आपके सोच में, आपके एटीट्यूड में, आपके इमोशंस में, आपके व्यवहार में वो चीज परिवर्तन लेकर आया होगा, राइट। वो कैसे आता है? या तो कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो, या किसी ट्रेनिंग को आपने लिया है, ठीक है, या आप किसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने साइकिल चलाना सीखा तो प्रैक्टिस से सीखा, या आप अपने अनुभव से ये सारी चीजें सीखते हो, जो मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में थ्रू एक्सपीरियंस कर करके सीखा, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सीखा। तो लर्निंग क्या है? बेसिकली हमारे व्यवहार में कोई भी जब परिवर्तन आता है, राइट, वो परिवर्तन जो है वो परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब वो जीवन पर्यंत अब रहने वाली चीज है। वो आपके अनुभव में, आपके एक्सपीरियंस में स्टोर हो गई है। मैंने आपको बताया था क्लासरूम में, अगर आपको याद हो, कि हमारे दिमाग के जो 3 पार्ट्स हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस पार्ट जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे माइंड का, राइट। इट इज अ वेरी बिग पार्ट, इट्स अ लार्ज परसेंटेज। और वो जो है, हम लोग सिगमंड फ्रॉइड के टर्म्स में अगर हम कहें, तो दैट इज अ स्टोर हाउस ऑफ आवर माइंड। वो एक ऐसा स्टोर रूम है हमारे दिमाग का, जहाँ पे हम अपने बचपन से, जब से जिस क्षण हम पैदा हुए तब से लेके आज तक, हमारे जो भी छोटे बड़े अच्छे बुरे जो भी अनुभव हुए हैं, वो वहां पे स्टोर्ड अप है, राइट। तो कोई भी चीज हमारे दिमाग से निकलती नहीं है। आपने कुछ भी सुना हो, कुछ भी देखा हो, कुछ भी आपने सीखा हो, करके सीखा हो, देख के सीखा हो, कुछ भी, वो आपके दिमाग में है, राइट। एंड दैट हैज समवेयर और द अदर, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, गॉट चेंज इन योर बिहेवियर। आपको पता भी नहीं चला होगा, आपके बिहेवियर में चेंज आ गया होगा, आपके थॉट्स में चेंज आ गया होगा, आपके बिलीफ सिस्टम में चेंज आ गया होगा, आपके विश्वासों में, आपके मूल्यों में चेंज आ गया होगा। तो लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके व्यवहार में एक परमानेंट चेंज लेकर आता है, जो किसी भी कारण से हो सकता है, किसी एक्टिविटी, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस से, राइट। नेक्स्ट है डेफिनेशंस की। अगर हम कुछ बात करें तो आपको डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए कि लर्निंग क्या है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, एजुकेशनिस्ट ने लर्निंग की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। गार्डनर मर्फी ने कहा कि लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो हम अपनी एनवायरमेंट से, अपनी परिस्थितियों से कैसे एडजस्ट करें, राइट,
कैसे समायोजित करें, हमें किस चीज की जरूरत है, तो उसके अनुसार हम अपने बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन करते हैं उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, आपने कैसे सीखा कि भाई जब सर्दी आती है या बाहर बारिश हो रही होती है तो हमको कैसे छाता लेना है, हमको क्या करना है, हमको कहाँ जाना है, या गर्मी होती है तो हमें क्या करना है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी जो आपके जीवन में आप सीखते रहते हैं, जो आपके बिहेवियर में परिवर्तन लाता है। वो क्यों लाता है? क्योंकि एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स आपको मीट करनी है, परिस्थितियों से आपको समायोजन करना है, एडजस्ट करना है, अडाप्ट करना है, उसको अकॉर्डिंग टू गार्डनर मर्फी लर्निंग कहते हैं। गेट्स ने कहा लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। उन्होंने केवल अनुभव पे जोर दिया। उन्होंने कहा अनुभव के द्वारा जो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन आता है, मॉडिफिकेशन आता है, उसको हम लर्निंग कहते हैं। इसी तरह वुडवर्थ ने भी डेफिनेशन दी है, एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग so far as it develops the individual in any respect, good or bad, and makes his later behavior and experiences different from what they would otherwise have been. So this is very important. अभी वुडवर्थ ये एम्फसाइज करते हैं कि कोई भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन वो अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। बोले तो बुरे के लिए कैसे? आपने किसी ने सीख लिया कि हाँ, जब हमको स्ट्रेस होता है, जब हमको जीवन में परेशानी होती है तो हम सिगरेट फूकेंगे। बहुत सीधी सी बात है। सी आई एम टॉकिंग वेरी फ्रैंकली कि किसी ने कोपिंग स्ट्रैटेजी अपनी ये सीख ली कि हाँ, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम ड्रग लेके सो जाएंगे। या किसी ने सीख लिया कि कुछ नहीं, हमको केवल सोना है, हमको खाना और सोना है। एंड यू नो दिस वेरी वेल कि कुछ लोग बहुत ज्यादा खाते इसलिए हैं बिकॉज वो अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं। चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, व्हाई? बिकॉज वो अपने स्ट्रेस को दूर करते हैं, अपने तनाव को दूर करते हैं। तो कोई भी चीज अच्छी या बुरी आपने अपने जीवन में समायोजन या अडाप्ट करने के लिए कुछ भी आपने अपनाया अपने जीवन में, और जो लर्निंग हुई, दैट कैन बी फॉर गुड, दैट कैन बी फॉर बैड, वो आपकी लर्निंग है। ठीक है ना? और वो एंड मेक्स हिज लेटर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड अदरवाइज हैव बीन। तो जब आपने कोई चीज सीखी एक्सपीरियंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, आपने देख कर सीखा, तो वो आपके अनुभव में परिवर्तन लाता है, जो आप पहले आपको नहीं पता था और आपको वो चीज पता है। तो अक्सर हम एक कॉमन एग्जांपल आपसे शेयर करते हैं कि भाई आप सपोज फॉर एग्जांपल पहली बार कोई डॉग आपके पीछे पड़ जाता है, आप जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, एंड दिस वाज योर फर्स्ट। जीवन में कभी नहीं ऐसा हुआ आपके साथ, पहली बार ऐसा हो गया कि आप जा रहे हैं, वो आपके पीछे पीछे है, आपको डर लगा, आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कुत्ता और तेजी तेजी आपके पीछे चला जा रहा है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बचूं। ठीक, तो सबसे पहले आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। अब अचानक आपको ध्यान आ गया, अरे हाँ देखो, उस फिल्म में देखा था कि कुत्ता पीछे पड़ा, उसने तुरंत पत्थर उठाया, उसने मारा था। आपने सोचा मैं भी यही करके देखूं, आपने पत्थर उठाया, उसको मारा। इट डिडंट वर्क, ये मेथड काम नहीं आया। क्यों? क्योंकि कुत्ता और ज्यादा भौंकता हुआ आपके पीछे पड़ गया। राइट? तब आपको समझ में आ रही ये तो काम नहीं कर रहा। अभी फिर आप आगे, इतने में आपने देखा कि किसी का दरवाजा खुला हुआ है घर का, आप तुरंत उस घर के अंदर चले गए, आपने दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया और कुत्ता भौंकता रहा, थोड़ी देर बाद वो चला गया। तो आपने क्या सीखा? आपको ये अनुभव हो गया कि भैया किसी को, कुत्ते को पत्थर मारने से जो है उसका आपका भला नहीं होने वाला है। आपको दौड़ते हुए किसी के शरण में आपको जाना पड़ेगा, या तो किसी से हेल्प मांगनी पड़ेगी, या किसी के घर के अंदर घुसकर जब तक कुत्ता या कोई जानवर चला ना जाए तब तक आप नहीं निकलेंगे। तो क्या हुआ? आपके अनुभव में ये एडिशन हो गया। और जो पहले आपको पता था उसमें आपने मॉडिफिकेशन किया, जो आपको नहीं पता था उसमें आपके अनुभव जुड़ गए। तो ये पूरी लर्निंग प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जो हर क्षण हमको कुछ ना कुछ बताती चली जा रही है। दिस इज बेसिकली व्हाट इज लर्निंग। So learning is the process by which behavior change through practice or training. Again, the same thing, right? And these are once again the definitions for you. So learning situation are most natural and common in life, and every one of us is learning one thing or the other, although he may not necessarily be aware of it. This is what I told you, friends, just now. मैंने आपको अभी यही बताया कि आप हो सकता है कि बहुत कुछ सीख रहे हो, आपको पता भी नहीं हो, तो आप अवेयर भी नहीं हो उसके बारे में, बट यू आर गेनिंग एक्सपीरियंसेस, यू आर गेनिंग लॉट ऑफ थिंग आइदर थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इमिटेशन। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने अंदर उसको आत्मसात करते जा रहे हैं। An individual starts learning immediately after his birth. This is all that I have told you just now. The behavior of an individual is changed through direct or indirect experiences. This change in behavior brought about by experience is commonly known as learning. ठीक है? So a change in behavior as a result of experience or practice, this is learning. Acquisition of knowledge, knowledge gained through study. To gain knowledge of or skill in something through study, teaching, instruction, experience.
The process of gaining knowledge, a process by which behavior is changed, shaped or controlled, and the individual process of constructing understanding based on experience from a wide range of sources. तो बेसिकली आपने देखा ये ओवरऑल वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि लर्निंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान के गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, अपने गर्भ से ही शुरू हो जाती है और उसकी आखिरी सांस तक चलती है। नंबर 1, इसमें हम नॉलेज या ज्ञान अर्जित करते हैं थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू इमिटेशन, थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और वो हमारे बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर लाता है, वो लर्निंग हो जाती है, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि लर्निंग या अधिगम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, विशेषताएं क्या होती है। तो इन परिभाषाओं के आधार पे हम कह सकते हैं नंबर 1, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। अभी आपको बताया कि लर्निंग वो है जिसके द्वारा बिहेवियर में परिवर्तन होता है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी बताया कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, कोई ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन लोग ही लर्न करते हैं, अमेरिकन लोग याद नहीं करते, ऐसा नहीं है। अमेरिकन लोग सीखते नहीं है, या छोटा बच्चा नहीं सीखता है, बड़े ही लोग सीखते हैं, छोटा बच्चा नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं है, या बुजुर्ग नहीं सीख सकते, केवल युवा सीख सकते, ये नहीं है। इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, ठीक है। पूरे जगत में हर जगह हर एक के साथ ये प्रोसेस चलता है, जानवरों के साथ चलता है, मनुष्यों के साथ चलता है, तो इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड, तो हर लर्निंग का एक गोल होता है, एक पर्पस होता है, किसी पर्पस से हम कुछ सीख रहे होते हैं। और हमारी जो भी लर्निंग प्रोसेस है, प्रक्रिया है, हम जो भी कर रहे होते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे एक हमारा गोल होता है। वो आपको कभी पता होता है, कभी आप उसके लिए अनअवेयर होते हैं, अनकॉन्शियसली चल रहा होता है, और उसको समझने के लिए आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा। कि हम लोग साइकोलॉजी में ये बताते पढ़ाते हैं कि कोई भी बिहेवियर, कुछ भी इंसान कुछ भी कर रहा है, देयर इज ऑलवेज अ व्हाई ऑफ बिहेवियर, देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, जिसके जो हम लोग पढ़ते हैं मोटिवेशन चैप्टर में, कि कोई ना कोई ड्राइव, कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई नीड, कोई ना कोई डिजायर आपके बिहेवियर को प्रभावित कर रही है या आपको ड्रॉ कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए लर्निंग जो है, कुछ भी आप सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे एक पर्पस है, उसके पीछे एक गोल है। देन लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपको पहले जब आपके पीछे कुत्ता पड़ा तो पहले आपको याद आया जब फिल्म में उसने पत्थर मारा था तो कुत्ता भाग गया था, तो मैं भी करके देखूं, तो वो काम नहीं किया। फिर आपने उस अनुभव को, जो आपने अनुभव गेन किया था किसी पिक्चर को देखकर, उसमें आपने रिकंस्ट्रक्शन किया कि नहीं भैया इससे काम नहीं चलेगा, इस प्रोसीजर से या ऐसा मेथड जब हम अप्लाई करेंगे तो हम शायद इस जानवर से बच सकते हैं। तो दिस इज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, आप उसमें बदलाव लाते हो। एंड लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। तो कुछ कर रहे हो, आपका क्या एनवायरनमेंट है, उसके बीच का जो इंटरैक्शन है, परिस्थिति कैसी है, आप कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इन सारे से आपका लर्निंग जो है वो प्रभावित होता है या डिपेंड करता है। देन लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। आपने कोई चीज सीखी, ठीक है, आप उसको एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, जिसको हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कार चलानी सीखी, अब एक टाइप की कार आपको चलानी आ गई, तो अब मेरे ख्याल से आप दूसरे किसी भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की कार चला लोगे। आप कोई भी आप ट्रक का भी आपको आइडिया हो गया, बस का भी आइडिया हो गया, वैन का भी आइडिया हो गया कि आप कैसे चला सकते, बिकॉज आपने एक बेसिक प्रोसेस, एक बेसिक जो उसका प्रोसीजर है वो आपने सीख लिया है कि लर्निंग कैसे कार चलाई जाती है, और वो ट्रांसफर हो जाता है एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में। जैसे खाना बनाने का है, आपको एक सब्जी बनानी आ गई, एक प्रोसीजर आपको पता चल गया कि हाँ भाई खाना सब्जी कैसे बनाई जाती है, तो then you can transfer the basic process to from one situation to the another. Then learning has an attainment of teaching learning objectives. तो अगर क्लासरूम सिचुएशन की बात करें तो अधिगम के द्वारा हम जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं टीचिंग लर्निंग सिचुएशन के, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लर्निंग हैज इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप सही तरीके से, सही एक्सपीरियंसेस से, सही माहौल में अगर आपकी लर्निंग हो रही है, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको सकारात्मक रूप से माता पिता अच्छी चीजें, अच्छे वैल्यू सिखा रहे हैं या अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, तो उसका एक ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसका विकास पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। इसके विपरीत अगर माहौल नकारात्मक है, ठीक है, उसको अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, उसको अच्छी चीजें जो उसको जरूरत है उसको नहीं मिल रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
सफर करेगा। देन लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई पर्सनालिटी भी आपकी व्यक्तित्व विकास कैसे होता है, कोई चीज सीखोगे, उसको अपने अंदर आत्मसात करोगे, अच्छी चीजें, ठीक है, गुड हैबिट्स, गुड थॉट्स, बैड थॉट्स, तो गुड वैल्यूज, बैड वैल्यूज, तो ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू लर्न, जब आप सीखते हो और उनको अपने जीवन में उतारते हो, आत्मसात करते हो, तो इट्स वेरी नेचुरल कि आपके व्यक्तित्व का एक बैलेंस डेवलपमेंट। लर्निंग हेल्प्स इन प्रॉपर एडजस्टमेंट, सीखने से ही, ठीक है। अब सीखने का मतलब यहाँ फिर आप समझ लीजिए, मैं फिर रिपीट करूँ, सीखने का मतलब ये नहीं जो आपको किताबी ज्ञान है, आपने क्लासरूम में सीखा है, नहीं, अपने अनुभवों से जो आपने कुछ सीखा है, राइट। और अनुभव ही, ये कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, कोई और आपको नहीं सिखा सकता। स्वामी विवेकानंद तो यही कह रहे, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, जो कुछ है आपके अंदर है, आपके अंदर है, हम लोग केवल आपकी वो परत उतार देते हैं, राइट, आपकी मदद करते हैं कि उस परत को हटा दो, उस पर्दे को हटा दो, और आपको एनलाइटनमेंट हो जाए, आपको आपके अंदर एक रोशनी जागृत हो जाए कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, राइट। तो इसलिए आप जीवन में एडजस्ट कैसे करते हो, आप अडाप्ट कैसे करते हो, ये सब आप अपने अनुभव से सीखते हो, लर्न करते हो। लर्निंग हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ गोल्स इन लाइफ, आपके जो जीवन के जो गोल्स हैं, जो आपने निर्धारित किए होंगे, कैसे कर, आप लर्निंग के द्वारा ही, अधिगम के द्वारा ही, ठीक है, कुछ पढ़कर, कुछ अनुभव से, कुछ देखकर, कुछ बातें करके, सीख कर, लोगों से, बड़ों से, छोटों से, आप अपने गोल्स ऑफ लाइफ को अचीव करते हो। लर्निंग डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई इम्प्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अधिगम का मतलब केवल हमेशा ये नहीं होता है कि आप इम्प्रूव करो, जैसे मैंने पहले भी कहा, लर्निंग अच्छे के लिए भी होती है, बुरे के लिए भी होती है। मैंने एग्जांपल दिया ड्रग का, आप कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या आप यूज कर रहे हो, आप क्या चीज सीख रहे हो, राइट। आपको आपको कोई चीज ट्राई करी, आपको नहीं समझ में आया, आपने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, गलत रास्ता पकड़ लिया, राइट, तो आपकी लर्निंग हुई, तो वो आपको इम्प्रूव, आपके आपके जीवन को इम्प्रूव नहीं करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं करेगी, वो डिटोरेट करेगी। तो जरूरी नहीं है कि लर्निंग हमेशा आपके इम्प्रूवमेंट में ही काम आए, ठीक है। अच्छा, कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग की भी हम जल्दी से बात कर लेंगे। मोटर लर्निंग वैसे आपके सिलेबस का ये पार्ट नहीं है, बट स्टिल आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग कितने प्रकार की होती है। मोटर लर्निंग होती है जो आप अपने फंक्शंस, आप अपने फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा करते हो, तो मोस्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज इन डे टू डे लाइफ रेफर टू मोटर एक्टिविटीज, है ना। द इंडिविजुअल हैज टू लर्न देम इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज रेगुलर लाइफ, वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो मस्कुलर होती हैं वो मोटर लर्निंग होती है। वर्बल लर्निंग है जो चीजें आप बोलकर, सिंबल्स के द्वारा, वर्बल, नॉन वर्बल, आपको पता है, जेस्चर्स आप यूज करते हो, तो दिस इज और वर्बल लर्निंग। फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, किसी कॉन्सेप्ट को, आप कॉन्सेप्ट को कोई भी, आप भाई जैसे अब ये लर्निंग कॉन्सेप्ट है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, आपके सिलेबस का, तो इसमें क्या हुआ, आपने अपने हायर, जो आपके हायर ऑर्डर जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, उनको आपने यूज किया, जैसे आपने सोचा, विचारा, एनालाइज किया, है ना। आपने अपने अनुभव से कुछ ज्ञात किया कि हाँ भाई मैम ये बता रही हैं, देखो एजुकेशन साइकोलॉजी, हाँ वो देखो ऐसे होता था, सही कहा, ये कहा, गलत कहा। तो ये सारी जो रीजनिंग आप अप्लाई करते हो, एनालिसिस जो करते हो, वो कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इन चीजों का प्रयोग करते हो। और इसमें जो एक चीज है कि एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन, ये इन्वॉल्व करता है एब्स्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन, और इट इज वेरी यूजफुल इन रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग थिंग्स। तो ये हायर मेंटल प्रोसेसेस है। और जनरलाइजेशन मतलब जैसे कोई चीज आपने सीखी, फिर इसको आप जनरलाइज करते हो। जैसे आपने देखा कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि मैं क्या एग्जाम्पल दूं आपको, कि जैसे सपोज हमने देखा कि अच्छा, नीली आंख वाले जितने लड़के होते हैं वो बहुत बदमाश, सपोज सपोज फॉर एग्जाम्पल, कहीं पढ़ा था मैंने, ऐसा लिखा है, कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू, कि नीली आंख वाले जो लड़के होते हैं बड़े बदमाश होते हैं। तो अभी आपने कोई एक, आपने ये जो बिलीव बना लिया, ये जो थिंकिंग बना ली, अब इसको आप जनरलाइज कर देते हो। अब आप किसी भी नीली आंख वाले लड़के को देखो, क्या आपको एक ही थॉट आएगी, अच्छा ये बहुत बदमाश है, इससे दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये जनरलाइजेशन कहलाता है कि आपने अपनी थिंकिंग को जनरलाइज कर दिया और उस पर आप जनरली सबको आप अप्लाई कर रहे कि सारे, ये ऐसे लोग, ये सारे ऐसे होते हैं, इस उम्र के लोग सारे ऐसे होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है ना, जब हम जनरलाइज कर देते हैं तो हमारी थिंकिंग डिस्टॉर्ट हो जाती है, फिर हम ऐसा ही सोचते हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है अपनी लर्निंग को, जो हमने सीख लिया है, एक बिलीफ जो बना लिया है, उसको हमें चेक करने की जरूरत है, जो डिस्टॉर्शन हमने लगा दिए हैं उसको चेक करने की जरूरत है, ठीक है।
फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई एंड शोइंग एन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो ये भी एक तरीके का आपका लर्निंग है कि जैसे आप एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई बस, कार, एम्बुलेंस के आप साउंड को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, तो ये भी एक लर्निंग है, एक टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें आप चीजों को डिफरेंशिएट कर पाते हो। आपकी मम्मा ने आवाज दी और किसी आंटी ने आवाज दी, आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लर्निंग जिसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगेन दिस इज अ हायर ऑर्डर लर्निंग, कि आप अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो, ये आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत होती है इसमें, ठीक है। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आई और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत होती है, या जिसको हम लोग ये भी कहते हैं कि सर्प दृष्टि और गरुड़ दृष्टि की जरूरत होती है। सर्प दृष्टि मतलब सांप, सर्प मीन सांप, तो सांप की दृष्टि होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जिसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, कि सांप क्या है, वो रेंगता हुआ नीचे नीचे ही वो प्रॉब्लम को देखता हुआ चलता है, तो मतलब जो प्रॉब्लम है उसके सामने जो परेशानी आ रही है उसको वो केवल उतने तक ही सीमित होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में होता क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो ना, अपनी जो भी आपकी लाइफ में समस्या आई है उसको आप उसी प्रॉब्लम में ही आप गोल 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 घूमते हो, उसको सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आपको रियल मायने में उस प्रॉब्लम से निकलना है तो आपको गरुड़ दृष्टि रखनी पड़ेगी। गरुड़ बोले तो जैसे वो जो जो वो जो जो पक्षी होता है जो आसमान में उड़ रहा होता है, तो उसकी दृष्टि जो होती है उसका विजन बहुत ब्रॉड होता है, वो ऊपर से बहुत बहुत सा एरिया, बहुत सारी चीजें कवर कर पाता है, ना कि सर। तो वो दृष्टि जब आपके अंदर जब डेवलप होती है तो आप अपनी प्रॉब्लम से हटकर, डिटैच होकर, अलग होकर आप उसके सोल्यूशन को ढूंढ पाते हो। तो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज नोन एज क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको कहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर आप अपने कॉम्पिटिशन्स में बीट करना चाहते हो, ग्रुप डिस्कशंस को बीट करना चाहते हो, तो उसमें जो है आपको क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है, साथ साथ में क्रिटिकल थिंकिंग की भी जरूरत होती है। तो आपका इमेजिनेशन पावर कितना है, आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें। एटीट्यूड लर्निंग एक तरीके की लर्निंग होती है जिसमें आप अपने एटीट्यूड को फॉर्म करते हो। मैंने आपसे हमेशा क्लास में डिस्कस किया है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड यू आर फॉर्मिंग। तो अगेन इसमें जनरलाइजेशन की बात यहाँ पे भी आती है। कई बार होता है कि कुछ चीज को लेके हम एक टाइप का एटीट्यूड बना देते हैं, हाँ भाई ये ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही होता है, तो ये नहीं है। आपको अपने एटीट्यूड को चेक करना है। और लर्निंग बोले तो कि आप अपने एटीट्यूड्स में परिवर्तन लाते हो। अगर आप नेगेटिव थिंकर हो, यू कैन बिकम अ पॉजिटिव थिंकर। पॉजिटिव वाले भी जीवन में धीरे धीरे करके नेगेटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, राइट। तो ये है। अच्छा, देन डोमेन्स ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो डोमेन्स बोले तो क्षेत्र, लर्निंग का क्षेत्र कितना है। तो लर्निंग के क्षेत्र तीन मेन भाग में डिवाइडेड हैं, कॉग्निटिव डोमेन, कोनेटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग का मतलब है, वंस अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट जस्ट बिकॉज लर्निंग में इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं आपको बताती हूँ। कॉग्निटिव वर्ड आया है कॉग्निशन से, मतलब नॉलेज, ठीक है। तो ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस से पर निर्भर करता है कि आप की थॉट्स, राइट, आपके बिलीव्स, दैट बेसिकली हेल्प्स यू, या वो आपको कैसे लर्निंग में मदद कर रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या आप विश्वास करते हो, किन चीजों पे विश्वास करते हो, तो कॉग्निटिव डोमेन होता है। कोनेटिव आपका मस्कुलर होता है कि आप बहुत कुछ स्किल्स जो आप सीख के करते हो, है ना, कंप्यूटर चलाना, ड्राइविंग करना, स्विमिंग करना, कोनेटिव द मस्कुलर, मस्कुलर। और अफेक्टिव होता है इमोशंस, राइट। अफेक्टिव निर्भर करता है, या अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स। तो बहुत कुछ होता है कि हम हम कुछ लोग होते हैं थिंकिंग पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं इमोशनल पीपल होते हैं। तो दोज हु आर इमोशनल पीपल, वो बहुत कुछ सीखते हैं जिंदगी में इमोशंस के द्वारा, फील करके सीखते हैं, राइट। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, दैट इज आई हैव नॉट कवर्ड इट मच। देन वी अल्टीमेटली कम टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी लर्निंग को, हम जीवन में जो कुछ सीखते हैं, हमने बताया कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, अवेयर होके या अनअवेयर होके, हम वो कैसे सीखते हैं। जब हम वो सीख रहे हैं तो उनको कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला फैक्टर जो प्रभावित कर रहा है, पहला पहला जो फैक्टर जो प्रभावित करता है लर्निंग को, वो है मोटिवेशन, ठीक है। तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि अगर आप मोटिवेटेड हैं लर्निंग के लिए तो आप लर्न करेंगे, है ना, सीखने के इच्छुक हैं, आपके अंदर प्रेरणा है, इच्छा शक्ति है, तो आप सीखेंगे किसी भी चीज को। और अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप नहीं सीख सकते हैं। नीड,
वंस अगेन अगर आपकी जरूरत है, हाँ भाई अगर ये चैप्टर पढ़ने की जिसको जरूरत होगी वही तो हमारी क्लासरूम में आएगा। जिसको जिसको एग्जाम में पास होना है, उसके अंदर मोटिवेशन है, इच्छा है, नीड है, डिजायर है, वही क्लास अटेंड करेगा, वही पढ़ेगा, वही नोट्स बनाएगा, वही समझने की कोशिश करेगा, वही टीचर से आके पूछेगा। तो इसलिए लर्निंग किस पे निर्भर करती है? आपकी नीड पर, आपके मोटिवेशन। ठीक है। देन मेच्योरेशन। अभी हम छोटे बच्चे को बोले, मान लो क्लास 12 के बच्चे को हम पढ़ाना शुरू कर दें कि लर्निंग क्या होती है, पर्सनालिटी क्या होती है, क्लास 10 के बच्चे को, 8 के बच्चे को, उनको नहीं समझ में आएगा हाई लेवल। तो मेच्योरेशन मीन्स कि आपके अंदर कितनी परिपक्वता है, उस परिपक्वता कैसे। अब ये जो चैप्टर हम आपको लर्निंग पढ़ा रहे हैं, ये बहुत एडवांस है ना, इसमें बहुत कुछ हाई भी पढ़ाने के लिए है, हायर लेवल का। लेकिन अभी इतना आपको पढ़ाने लग जाएंगे तो आप बिल्कुल जो है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे ये देखना है कि भाई आपका मेंटल लेवल क्या है, आप किस लेवल अभी हो, आपका स्टेज क्या है, आपकी मेच्योरेशन परिपक्वता कितनी है, उसके हिसाब से आपको जब पढ़ाया सिखाया जाता है तो आप उस हिसाब से लर्न करते हो अपने मेंटल लेवल या अपने मेच्योरेशन के हिसाब से। देन फीडबैक मतलब क्या हुआ? फीडबैक भी लर्निंग को प्रभावित करती है। मतलब आपने कुछ सीखा, आपने कुछ किया, ठीक है, उसका आपको समय समय पर अगर फीडबैक मिलता रहे, हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, हाँ भाई देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसे करो, आप समझ रहे हैं? जब समय समय पर आपको अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने जानने वालों से, अपने आसपास के वातावरण से जब आपको ये पता चलता रहता है कि आपने क्या किया, फीडबैक मिलता रहता है, तो आपकी लर्निंग इन्फ्लुएंस होती है, आप और अच्छा सीखते हो, नहीं सीखते हो, वो डिपेंड करता है कि फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है। राइट। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अगेन वेरी नेचुरल सी बात है। लर्निंग डिपेंड करेगी इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस पे, उसका आईक्यू लेवल कैसा है। अगर आईक्यू लेवल उसका कम है और हम उसको बड़ी बड़ी बातें सिखाने की कोशिश करें तो वो नहीं सीख सकता है। ठीक है। और कुछ बच्चे जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, आपने देखा सुना होगा, गिफ्टेड बच्चे होते हैं, अब उनको जो है नॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन में पढ़ाओ तो वो अपना, उनको पता है सब, वो जल्दी सीख जाते हैं और उसके बाद खुद पेज करते हैं। तो इसलिए लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। अटेंशन वंस अगेन कि आपका कितना आप अटेंशन पे कर रहे हो। अगर आपका अटेंशन जो है, कंसंट्रेशन लेवल, आपका अटेंशन लेवल बहुत स्टेबल नहीं है, राइट, तो लर्निंग आपकी प्रभावित होती है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ते हो, आप अटेंशन आपका अच्छा है, स्पैन ऑफ अटेंशन जिसको कहते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं आधा घंटा केवल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उनको नहीं पढ़ा जाता, फिर दे नीड अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। और कुछ लोग होते हैं 2-2 घंटा लग कर पढ़ लेते हैं। तो अगेन इस पे भी हमारी लर्निंग डिपेंड करती है कि हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन या कंसंट्रेशन कितना है। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, अभी टेक्नोलॉजी आपको बता रही है कि ये ऑडियो विजुअल एड जो जरूरी है, जो हम लोग जो यूज कर रहे हैं, उस पर भी आपकी लर्निंग निर्भर करती है कि जितना ज्यादा ऑडियो विजुअल एड यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारी लर्निंग अच्छी होती है। राइट। फिर कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, इमोशनल फैक्टर्स भी है, मीडिया भी है, रिलेशनशिप विद टीचर्स एंड पेरेंट्स भी है। तो इंटेलेक्चुअल फैक्टर में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एवरीवन हैज डिफरेंट इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो मैंने इंटेलिजेंस वाला फैक्टर आपसे डिस्कस किया कि हम सब की अपनी अपनी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, एक लेवल है जिस पर हमारा लर्निंग डिपेंड करता है। तो जो बहुत आईक्यू के हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो जल्दी किसी चीज को ग्रास्प कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग हो जाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन जिनकी आईक्यू कम है तो उनको समय लगता है। इसीलिए कहा जाता है, टीचर को जब हम लोग ट्रेन करते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि भैया एक ही डंडे से सब बच्चों को नहीं हाँकना है, एवरीवन इज डिफरेंट। तो वी हैव एज अ टीचर वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेंटल कैपेसिटीज एंड द मेंटल लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली हम उनको लर्निंग उनको समझाते सिखाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब गर्मी होती है, लखनऊ में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, सर्दी होती है बहुत सर्दी हो जाती है, तो उसको आप देखो वो हमारी लर्निंग को प्रभावित करती है। जब बहुत गर्म होता है तो मन नहीं होता, सुस्ती आती है, लेथार्जी फील करते हैं, है ना, तो वो हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है। फिर सोशल सराउंडिंग भी है जिसके अंदर आपके सब कुछ आएगा कि लाइटिंग, नॉइजी एनवायरनमेंट, ड्यू टू रेडियो, टीवी, सारे जो आपका सामाजिक वातावरण है, आप कैसे माहौल में रह रहे हो। अगर आप ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ बाहर आपके बहुत मार्केट है, बहुत शोर शराबा होता है, तो फिर आपकी लर्निंग प्रभावित होती है। अगर आप बहुत शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट में हो, अब बहुत शांति भी नहीं होना चाहिए कि 24 घंटा ही शांति है, तो वहां भी नहीं आपकी लर्निंग हो पाएगी, है ना। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी एनवायरनमेंट। एंड फिजिकल फैक्टर्स हैं, आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, हमेशा आपको टेंशन रहती है, आप बीमार रहते हो, तो आप लर्निंग में आपकी अच्छी नहीं होगी।
फिजिकल डेवलपमेंट आते चेंजेस इन द बॉडी, तो किशोरावस्था लेवल में भी ये कहा जाता है बच्चों में जो चेंजेस आ रहे होते हैं लड़के लड़कियों में, उसकी वजह से भी उनकी लर्निंग प्रभावित होती है, उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो उनकी लर्निंग प्रभावित होती है। न्यूट्रिशन, अगर खाना अच्छा बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा है, अच्छा मैल अंडर नरिश्ड है बच्चा, युवा, अगर भाई जो हमारी बेसिक जरूरत है, कहने का मतलब है अगर वो चीजें हमें नहीं मिल रही हैं, तो फिर हम लर्निंग की तो बात दूर की हो जाती है, हम कैसे कोई चीज याद करेंगे या सीखेंगे। तो देन विजुअल एंड ऑडिटरी डिफेक्ट्स, अगर किसी को आंख की परेशानी है, सुनने में परेशानी है, तो ये सारी चीजें भी आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है। और अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात करी इमोशनल फैक्टर स्ट्रेस की, कि थोड़ा सा भी टेंशन, थोड़ा सा भी स्ट्रेस, तनाव, इमोशंस आपके हाई हो रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन है, कुंठा है, गिल्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये सारी चीजों से अगर आप सफर कर रहे हैं तो भी आपकी लर्निंग प्रभावित होती है। फिर देन इमोशनल फैक्टर में एक स्लीप भी आता है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं, देखिए छोटी सी बच्ची जो है क्लासरूम में सो रही है, तो आपकी नींद अगर पूरी होना बहुत जरूरी है। नींद अगर पूरी नहीं है, ज्यादा सोते हैं, कम सोते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपकी इम्यूनिटी को, आपकी लर्निंग को, आपके लॉजिक को, आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप एनालाइज नहीं कर सकोगे, आप सोच नहीं सकोगे, सही डिसीजन नहीं ले सकोगे, राइट। देन उसके बाद मीडिया फैक्टर, आप सब जानते हैं कि जो हमारा जो आज सोशल मीडिया का जगत है, आपका फेसबुक है, समाचार है, कोरोना चल ही रहा है, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी चीजों को वो प्रभावित कर रहा है। तो प्रिंटेड मटेरियल हो चाहे सोशल मीडिया हो, जो भी हो, वो भी हमारी लर्निंग फैक्टर को प्रभावित करता है। नॉन प्रिंट मीडिया भी आता है इसमें, ये सारा कुछ है। फिर रिलेशनशिप विद टीचर्स, ऑफ कोर्स टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी लर्निंग को प्रभावित करता है। टीचर के साथ अगर मधुर रिलेशनशिप है, अंडरस्टैंडिंग है, टीचर आपके साथ कोऑपरेटिव है, राइट, दे आर अंडरस्टैंडिंग यू वेरी वेल, देन ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन लर्निंग, बेटर लर्निंग, इन पॉजिटिव लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर टीचर का भी डिफर करता है। पेरेंट्स, अगर घर में माहौल अच्छा है, पेरेंट्स का सपोर्ट है, कोऑपरेशन है, प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फेथ है, तो अगेन बच्चे की लर्निंग अच्छी होती है। पीयर बोले तो संगी साथी जो हैं आपके, अगर वो आपका माहौल अच्छा है, संगी साथी, अगर संगी खराब हो गया, साथी खराब मिल गए, तो आपका डायरेक्शन लाइफ का, आपका जो इंटरेस्ट है वो अलग हो जाएगा, गलत राह पे चले जाएंगे आप, तो आपकी लर्निंग प्रभावित होगी, राइट। So thank you very much. So this was all for the as far as learning the meaning and concept is concerned. The meaning and concept is concerned, and next जो हमारी क्लास होगी या जो हम स्लाइड प्रेजेंट करेंगे, that will be on the theories of learning. So this was basically in general the first part of the unit 3, that is what is the concept and meaning of learning, the factors influencing learning, जिसमें मैंने थोड़ा सा आपके साथ कवर किया the different types of learning, and of course the domains और the जो लर्निंग के क्षेत्र हैं, जो 3 मेन क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग बेसिकली लर्न करते हैं, उसको मैंने